हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम पार्ट 6 सल्तनत कालीन संस्कृति के बारे में देखेंगे। तो शुरू करते हैं। 13वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में दिल्ली सल्तनत की स्थापना को भारत के सांस्कृतिक विकास के एक नए काल में सूत्रपात माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि शासन, प्रबंध, विज्ञान, साहित्य और स्थापत्य कला के क्षेत्र में सल्तनत के शासकों का अपना एक दृष्टिकोण था। दूसरी ओर भारतीयों के भी अपने धर्म थे, शासन थे, प्रबंध थे, साहित्य, विज्ञान और स्थापत्य को लेकर अपने निश्चित विचार थे। इन दोनों के मिलन ने ही एक मिली-जुली संस्कृति का क्या किया? विकास किया था। आगे है सल्तनत कालीन प्रशासन के बारे में यहाँ पर देखते हैं। तो दिल्ली सल्तनत का प्रारंभ 1206 ईस्वी में और इसका अंत जो है 1526 ईस्वी में होता है। तो 1206 से लेके 1526 तक इसका टाइम पीरियड था। इस प्रकार भारत में सुल्तानों ने लगभग 300 वर्षों तक शासन किया। तो 1206 से लेके 1526 तक तो इसका टाइम पीरियड लगभग 300 वर्ष हो जाता है। तो सल्तनत काल में सुल्तानों का स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। सारी राजनीतिक, कानूनी और सैनिक सत्ता इसी में निहित थी। वह राज्य की सुरक्षा और व्यवस्था के लिए जिम्मेदार था। इस तरह वह प्रशासन के लिए भी जिम्मेदार था। सुल्तान ही सेना का प्रधान होता था। कानून और न्याय की व्यवस्था करना भी उसी का दायित्व होता था। इस कार्य के लिए वह न्यायाधीशों की नियुक्ति करता था। इसके किसी भी पदाधिकारी के अन्याय के खिलाफ उससे सीधी अपील की जा सकती थी। न्याय करना शासन का महत्वपूर्ण दायित्व था। तो सल्तनत कालीन में जो सुल्तान होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है और वही सेना का प्रधान होता है, न्यायाधीशों को नियुक्त करेगा। सारा मतलब मेन जो है वो सुल्तान का ही काम हुआ करता था। आगे है केंद्रीय शासन। देखें तो केंद्रीय शासन में सुल्तान का पद महत्वपूर्ण था। सुल्तान ही सेना का सबसे बड़ा अधिकारी होता था। युद्ध तथा और संधि के संबंध में यही निर्णय लेता था। न्याय में भी उसी का निर्णय अंतिम होता था। सुल्तान अपनी मदद के लिए मंत्रियों की नियुक्ति करते थे। मंत्रियों का पदासीन रहना या ना रहना सुल्तान की इच्छा पर निर्भर करता था। मंत्रियों की संख्या, उनके अधिकार और कर्तव्य समय समय पर सुल्तान परिवर्तित करते रहते थे। अब प्रांतीय शासन की बात करें तो समस्त देश जो है प्रत्येक प्रांतों में विभक्त था। सबसे पहले इसको एकता कहा गया और बाद में विलायत कहा गया। तो एकता हो या विलायत हो, ये क्या है? प्रांतीय प्रांतों एक केंद्र है और उसके जो अगल बगल वाले राज्य हैं वो सारे के सारे प्रांतों में विभक्त थे, जिसको एकता कहा जाता था और फिर बाद में विलायत कहा जाने लगा। प्रत्येक प्रांत का अधिकारी गवर्नर होता था, जिसको इक्तादार कहा जाता था और बाद में मुफ्ती या वली कहा जाने लग गया था। उसे सुल्तान ही नियुक्त करता था। वह सुल्तान के प्रति अपना क्या है, वफादार या फिर क्या उत्तरदायी होता था। वह प्रांत में कानून व्यवस्था बनाए रखता था और उसे सैन्य एवं प्रशासनिक योग्यता के आधार पर नियुक्त किया जाता था। इसके अधीन घुड़सवार, फौजी दस्ते और पैदल सेना रहते थे। इसलिए वो बाद में क्या है, हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि किस प्रकार से पतन के कारण बन जाते हैं ये भी, क्योंकि ये जब इनके पास सेना होगी, घुड़सवार और बहुत सारी सैन्य प्रशासन योग्यताएं, ये सारी चीज़ें हैं, तो वो अपने आप को कहीं ना कहीं जब सेंटर में राजा कमज़ोर पड़ेगा तो ये अपने आप ही क्या हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे। वो है आपराधिक मामलों में, विवादों में न्यायाधीश का कार्य भी करता था। मतलब जो केंद्र में राजा कर रहा है वही क्या है, प्रांतों में इक्तादार कर रहा है या फिर एकता में इक्तदार कर रहा है। वो है कर संग्रह में भी सहायता प्रदान करता था। आगे है प्रांतों में काजी एवं सद्र भी नियुक्त किए जाते थे। प्रायः एक ही व्यक्ति को दोनों पद दिए जाते थे। मतलब एक व्यक्ति काजी भी होगा और वही सद्र भी होगा। काजी के रूप में वे दीवानी मामलों में न्याय करते थे। मतलब काजी होगा तो दीवानी मामले देखेगा और सद्र के रूप में वो धार्मिक मामलों के अध्यक्ष का कार्य
करते थे। प्रांतों के नीचे जिले जिन्हें सरकार कहा जाता था, तो प्रांतों के नीचे क्या थे? जिले जिनको सरकार कहा जाता था, तथा उनके नीचे उप संभागीय क्षेत्र होते थे जिन्हें शिख कहते थे। तो इनके नीचे सबसे पहले है जो दिल्ली सल्तनत है, केंद्र का शासन, फिर उसके बाद प्रांत हुआ करते थे, प्रांतों के बाद जिले या सरकार, फिर उसके बाद सिख हुआ करते थे। और जिले के अधिकारी को सिखदार कहा जाता था, जिले के अधिकारी या प्रमुख को सिखदार कहा जाता था, सिख के अधिकारियों को सिखदार कहते थे। ये दोनों ही अधिकारी अपनी अपनी इकाइयों में प्रमुख कार्यकारी अधिकारी की भूमिका निभाते थे तथा राजस्व वसूली में सैन्य सहायता प्रदान करते थे। प्रत्येक सिख में एक भू राजस्व अधिकारी होता था जिसे आमिल कहते थे। तो प्रत्येक सिख में भू राजस्व अधिकारी होता था जिसे आमिल कहा जाता था। सिख में फौजदार यानी कि कोषाध्यक्ष का कार्य करता था, जो कि सिख में फौजदार यानी कोषाध्यक्ष का कार्य करता था। कौन? आमिल। अब स्थानीय प्रशासन के बारे में देखें तो स्थानीय प्रशासन में प्रत्येक सिखों को परगनों में बांटा था। तो जो सिख हुआ करते थे उनको परगनों में बांटा था, और गांवों के समूह को परगना ही कहा जाए, मतलब बहुत सारे गांव इकट्ठे हो गए तो उसको एक परगना की संज्ञा दे दी जाती थी। प्रशासन की सबसे प्रमुख इकाई जो है, सबसे छोटी इकाई जो है वो गांव हुआ करती थी, और बहुत सारे गांव मिलके परगना बनाते थे। गांव का मुखिया, मतलब एक गांव का मुखिया जो है मुकद्दम या चौधरी कहलाता था। वो इस समस्त ग्रामीण प्रशासन के लिए उत्तरदायी था। भू राजस्व निर्धारण एवं वसूली के साथ राजस्व संबंधी सभी कागजात वह रखता था। गांव की सुरक्षा का कार्य गांव के चौकीदार का हुआ करता था। गांव के ये तीनों अधिकारी वंशानुगत होते थे। उन्हें वसूले गए भू राजस्व का एक भाग प्राप्त होता था। गांव का प्रशासन ग्राम पंचायतों के माध्यम से होता था, इसलिए मध्यकालीन भारत में ग्रामीण स्तर पर प्राचीन परंपराएं यथावत रही हैं। दिल्ली के सुल्तानों ने दिल्ली सल्तनत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया, परंतु इसके अधिकतर उत्तराधिकारियों के अयोग होने के कारण सल्तनत की शक्ति कम होती गई। सल्तनत के विभिन्न भागों में बहुत से इक़्तिदारों ने नए राज्य बना लिए। उत्तर भारत में सल्तनत के कुछ प्रांत थे जो बाद में स्वतंत्र राज्य बन गए, जैसे कि जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, कश्मीर और मेवाड़। ये सारे के सारे स्वतंत्र हो गए, क्योंकि केंद्र में जो सुल्तान था वो कमज़ोर हो गया, तो ये अपने आप को स्वतंत्र कर लेते हैं। आगे है सल्तनत कालीन समाज की बात करें तो शुरुआती दौर में सामाजिक एवं सांस्कृतिक विचार, रिवाजों और विश्वासों में भिन्नता होने से समाज में क्या होगा टकराव की स्थिति पैदा होने लगी थी। तुर्कों के आगमन से उत्तर भारत में पर्दा प्रथा को मजबूत किया। मतलब जब तुर्क आए तो स्त्रियां का क्या करने लग गई? पर्दा करने लग गई। और उससे पहले अगर हम देखें तो हमारे समाज में पर्दा प्रथा हमें देखने को नहीं मिलता है। यह प्रथा समाज के ऊंचे तबकों की प्रतिष्ठा का प्रतीक बन जाती है। तो पर्दा करना कब से स्टार्ट होता है? जब तुर्कों ने भारत पर आक्रमण किया और यहाँ पर वो रहने लगे, तो फिर क्या है, पर्दा प्रथा उत्तर भारत में प्रचलित होता है। इनका स्त्रियों की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और वे घर में ही सिमटने लग जाती हैं। बाह्य आडंबर एवं धन संपत्ति का प्रदर्शन समाज की विशेषता बन गई। इन सब ने समाज में तनाव बढ़ने लगा, जिससे जीवन के नैतिक मूल्यों का क्या होने लग गया था? ह्रास होने लग गया था। लोग जीवन के यथार्थ से आंख चुराने लगे, किंतु लोग बनावटी जीवन से थकने लगे। उन्हें एक ऐसे वातावरण की आवश्यकता हुई जिसमें सामाजिक जीवन के नैतिक मूल्यों को बचाया जा सके। इसी समय भक्तों और सूफी संतों का पदार्पण हुआ। उन्होंने लोगों में आपसी समझ पैदा करने की कोशिश की और सादा जीवन उच्च विचार पर बल दिया। तो यहाँ पर क्या है, एक भक्ति और सूफी संतों का उदय होता है, जिन्होंने सारे उसमें मतलब एक एकता का सूत्रपात समाज में करने का प्रयास किया। साथ ही सादा जीवन उच्च विचार का भी उन्होंने जो विचार है उस पर ज़्यादा फोकस किया। आगे देखते हैं सूफी संत
यानी भक्ति आंदोलन तथा सूफी संत के बारे में देखते हैं। तो तुर्क और अफगान जो अपने साथ धार्मिक विचार और सांस्कृतिक लाए, उनका भारतीय समाज एवं विचारों की धारा पर प्रभाव पड़ा। जाति प्रथा की कठोरता, ऊंच नीच का भेदभाव तथा बाहरी आडंबर के कारण भारतीय समाज में कुछ दोष आ गए थे। अतः सामाजिक कुरीतियों को दूर करने और समाज को सुसंगठित करने के लिए कुछ समाज सुधारकों ने जनता में परस्पर प्रेम और सद्भावना को बढ़ाने का प्रयास किया। उन्होंने धार्मिक कर्मकांडों की अपेक्षा भक्ति भाव से ईश्वर की उपासना करने को श्रेष्ठ बताया। इस प्रकार धार्मिक सहिष्णुता को भावना को बल मिलता है। संतों एवं समाज सुधारकों द्वारा चलाए गए इस प्रकार का आंदोलन किस नाम से फेमस है? भक्ति आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध है। इन भक्ति संतों में कबीर हुए, चैतन्य महाप्रभु हुए, गुरु नानक, दादू, रैदास, तुकाराम, रामानंद, बल्लभाचार्य, मीराबाई आदि प्रसिद्ध होते हैं। लोगों की साधारण भाषा में लिखे गए उनके गीत व दोहे ईश्वर के प्रति भक्ति भाव से भरे हैं। इसमें बहुत से ऐसे विचार हैं जिनको तब से लेकर अब तक लोग मानते आए। अब कबीर के बारे में देख लेते हैं। तो कबीर जो हैं काशी बनारस में एक जुलाहे बुनकर यानी जो कपड़ा बुनते थे, उनके ही परिवार में उनका लालन पालन हुआ था। कबीर निरंकार परमेश्वर में विश्वास करते थे। कबीर की प्रमुख रचनाएं थी साखी, सबद, रमेनी। मीराबाई का देखते हैं। मीराबाई ये मेवाड़ के राठौर राणा रतन सिंह की पुत्री थी। मीराबाई कृष्ण की उपासना में भजन और गीत गाया करती थी। गुरु नानक जी 1469 ईस्वी में पंजाब के तलवंडी नामक स्थान में गुरु नानक जी का जन्म हुआ था। उन्होंने सिख धर्म चलाया और एकेश्वरवाद का उपदेश दिया। चैतन्य महाप्रभु ने बाह्य आडंबर तथा कर्मकांड का विरोध किया। रविदास ने लोगों को शिक्षा दी कि भक्ति से ही मनुष्य मोक्ष पा सकता है। रामानंद ने शुद्ध आचरण एवं भक्ति पर विशेष बल दिया। दादू, तुकाराम जैसे संतों ने भी अपने विचार द्वारा भक्ति आंदोलन को गति प्रदान की। तो यहाँ पर पिक्चर भी आप देख सकते हैं गुरु नानक देव जी का और चैतन्य महाप्रभु का। आगे है भक्ति संतों ने लोगों के बीच यह भावना फैलाई कि ईश्वर को पाने के लिए सच्चे दिल से प्रेम करना ही एकमात्र तरीका है। उन्होंने आम लोगों की बोली में कई सुंदर गीतों की रचना की जिसे भक्त लोग मगन होकर गाते थे। वे ऊंच नीच जाति पाति के खिलाफ थे। उनका मानना था कि सभी मनुष्य जो है ईश्वर की नज़र में समान हैं और हिंदू तथा मुसलमान दोनों ही ईश्वर हैं। ईश्वर को पाने का रास्ता भी एक समान है। इन्हीं भक्ति संतों की तरह कई मुसलमान संत भी हुए हैं जो सूफी संत कहलाए। इन सूफी संतों में अजमेर के ख्वाजा मुइजुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन औलिया और पंजाब के बाबा फरीद बहुत ही माने सूफी संत थे। भक्त संतों और सूफी संतों के विचार आपस में बहुत ही मिलते जुलते थे। सूफियों ने इस बात पर जोर दिया कि सच्चे दिल से अल्लाह को प्रेम करना और अपने बुरे कामों पर पश्चाताप करना अल्लाह को पाने का सही तरीका है। सूफी मत के अनुयायी एक ईश्वर में विश्वास करते थे। शांति, अहिंसा एवं सहिष्णु एवं मानवता के प्रति प्रेम की भावना भी उनका अटूट विश्वास था। सूफी संतों में हिंदू एवं मुसलमान दोनों ही अत्यंत प्रभावित थे। तो ऐसा नहीं है सूफी संत सिर्फ मुस्लिम धर्म के लिए हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोनों ही लोगों को उन्होंने अत्यधिक प्रभावित किया। अब शैव महिला योगी लल्ला जो है, मतलब एक महिलाएं हैं जो कि शैव महिला है। योगी लल्ला यानी लल योगेश्वरी कश्मीर की विधवा ब्राह्मण औरत थी। कश्मीर के प्रसिद्ध सूफी संत नरुद्दीन वली समेत कई सूफी संत उसे अपना पीर या गुरु मानते हैं। वो कहती हैं कि शिव सब जगह मौजूद है, सब में मौजूद है, फिर हिंदू और मुस्लिम में फ़र्क मत करो। अगर तुम समझदार हो तो अपने आप को समझो, यही ईश्वर की सही समझ है। तो यहाँ एक महिला का भी यहाँ पर दिया गया है कि महिला भी क्या है उसमें शामिल होती थी और लोग उनको अपना गुरु या पीर माना करते थे।
और जो समाज में मतलब हिंदू मुस्लिम की जो भावनाएं थी उसको भी कम करने का प्रयास किया इन्होंने। आगे है साहित्य की बात करें तो साहित्य जो है सल्तनत काल में देश के बहुत से भागों में फारसी राजभाषा ही रही, मतलब वहाँ की भाषा देखें तो फारसी रही, अतः बहुत सी भारतीय भाषाओं पर फारसी का प्रभाव पड़ता है और फारसी के बहुत से शब्द जो हैं भारतीय भाषाओं में आ गए। सल्तनत काल में दिल्ली अरबी और फारसी साहित्य के विद्वानों का केंद्र बन गई। महमूद गजनवी के समय अल बरूनी और फिरदौसी नामक प्रसिद्ध विद्वान तथा कवि थे। मंगोलों के डर से मध्य एशिया के अनेक विद्वानों और साहित्यकारों ने भाग कर दिल्ली के सुल्तानों ने दरबार में शरण ली थी। भारत में फारसी साहित्य का महान विद्वान अमीर खुसरो था। उन्होंने भारत के बारे में बहुत कुछ लिखा जिससे उनका भारत के प्रति प्रेम झलकता है। तो यहाँ पे अलबरूनी और फिरदौसी नाम के विद्वान हुए हैं और कुछ बहुत सारे ऐसे विद्वान भी रहे हैं जो मंगोलों से डरकर कहाँ आ जाते हैं, यहाँ दिल्ली सल्तनत के दरबार में आ जाते हैं। और भारत में ही देखें तो फारसी साहित्य का महान विद्वान जो है अमीर खुसरो को माना जाता है। इसके अलावा देखें तो अब यहाँ पर कुछ अमीर खुसरो की ही यहाँ पर कथन दिए गए हैं। मैंने भारत की परंपरा दो कारणों से प्रशंसा दो कारणों से की है। एक तो यह कि हिंदुस्तान मेरी जन्मभूमि है और हम सबका वतन है। वतन से प्यार करना एक अहम फर्ज है। हिंदुस्तान स्वर्ग के समान है। इसकी आबो हवा खुरासान से बेहतर है। यह हरा भरा है और साल भर फूलों से लदा रहता है। यहाँ के ब्राह्मण अरस्तु जैसे ज्ञानी हैं और विभिन्न क्षेत्रों में बहुत सारे विद्वान हैं। तो ये अमीर खुसरो का ही स्टेटमेंट है। और आगे देखते हैं। इस समय साहित्य के नाम से यशोगान और धार्मिक पुस्तकों की ही रचना होती है। इसी श्रेणी में नरपति नल्हा का वीसल देव रासो आता है। दलपति विजय का खूमान रासो उल्लेखनीय है। अमीर खुसरो ने हिंदी में भी पद रचना की थी। भक्ति आंदोलन के संतों जैसे कबीर, गोरखनाथ आदि ने ईश्वर स्तुति में गीतों की रचना की। इस काल में सुप्रसिद्ध प्रेमाख्यान तथा ऐतिहासिक महाकाव्य पद्मावत की रचना महाकवि मलिक मोहम्मद जायसी ने की है। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट फैक्ट ये हो गए, पद्मावत की रचना किसने की? मलिक मोहम्मद जायसी। आगे देखते हैं स्थापत्य कला। अब यहाँ से बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसको समझना कि मेहराब क्या है। तो आप सभी ने देखे होंगे इस तरह का जो है बना होना, इसी को क्या है? मेहराब कहते हैं। और गुम्मद क्या है? तो ये हो गई गुम्मद। मीनार जैसे कुतुब मीनार हो गई, तो बहुत ऊंची हुआ करती थी। गुम्बद मतलब अर्धगोलाकार होता था उनकी छत पर। और मेहराब क्या है? जो जैसे चौखट है ऊपर, जो चौखट क्या है? इस तरह से चौखट होगी। फिर से बनाते हैं यहाँ पर। इस तरह से क्या है? हमारे दरवाजे की चौखट होती है। तो इस चौखट इस तरह से ना होके आगे से क्या है? इस तरह से घुमावदार होना ही क्या है? मेहराब कहलाती थी। तो यहाँ पर देखते हैं स्थापत्य कला जो है, ईरानी व तुर्क कारीगर जब भारत आए तो अपने साथ क्या है? इमारत बनाने की एक नई विधि भी लाए थे। सल्तनत कालीन इमारतों में तीन खास बातें थी: मेहराब, गुम्मद और मीनारें। इनकी सभी इमारतों में देखी जा सकती, मतलब दिल्ली सल्तनत में जितनी भी इमारतें बनी हैं उसमें मेहराब, गुम्मद, मीनारें ये सारी हमें देखी जा सकती हैं। कुछ इमारतों में कुरान की आयतें भी लिखी गई हैं। अब इसी से मिलती जुलती शैलियाँ भी हैं। तो गुम्मद का आंतरिक भाग यहाँ पर बताया गया है, दिखाया गया है पिक्चर के थ्रू। ईरानी और तुर्क कारीगरों से ये बातें भारत के कारीगरों ने सीखी थी। तो ईरानी और तुर्की कारीगरों
ने ही भारतीयों को ये सारी किस प्रकार से मेहराब बनाते हैं, गुम्बद बनाते हैं, मस्जिद बनाते हैं, तो ये भारतीय कारीगरों को सिखाया था कि इन्होंने ईरानी और तुर्की कारीगरों ने। भारत के कारीगरों के हुनर ईरानी व तुर्की कारीगरों ने सीखी। तो ऐसा नहीं है सिर्फ भारतीयों ने ही सीखा, भारतीयों से इन्होंने जो भारतीय कारीगरी थी वो ईरानी और तुर्की कारीगरों ने सीखा था। मंदिरों में मेहराब व गुम्बद बनाने लगे और कई मस्जिदों में पत्थर पर पत्थर रखकर तराशे हुए खंबे बनने लग गए। आपके आसपास भी कुछ मंदिर और मस्जिदें होंगी। तो यहाँ पर बताया गया है कि अपने आसपास जितने भी मंदिर और मस्जिद हैं उसमें कौन कौन सी विशेषताएं और आपको देखने को मिलती हैं। तो ये सारी एक सूची बनाने के लिए यहाँ पर कहा गया है। अब बात करते हैं चित्रकला और संगीत। तो सल्तनत काल में बारीक और छोटे छोटे चित्र बनाए जाते थे। कलाकारों को दरबार में आश्रय मिलता था। कभी कभी ये पुस्तकों में वर्णित घटनाओं के चित्र बना दिए करते थे। भारतीय संगीत पर फारस और अरब की संगीत शैली का प्रभाव पड़ा। सितार, सारंगी और तबला जैसे वाद्य यंत्रों की लोकप्रियता बढ़ गई। कुछ सूफी संतों ने संगीत में विशेष रुचि दिखाई। उनका विश्वास था कि भक्ति संगीत भी ईश्वर के निकट पहुंचने का एक रास्ता है। इससे संगीत के नए रूपों जैसे कव्वाली को लोकप्रिय होने में बड़ी सहायता मिली। आगे देखते हैं अस्त्र शस्त्र का विकास। अस्त्र शस्त्र का विकास तो यहाँ पर छुरा हो गया, तलवार हो गया, ढाल हो गया, पिक्चर में दिखाया गया है। मध्यकालीन समय में सर्वोत्तम तलवारें जो कि बनारस या बनारसी और सौराष्ट्र में बनती थी। तो मध्यकालीन भारत में तलवारें कहाँ बनती थी? बनारस में और सौराष्ट्र में। इसके बाद लाहौर, सियालकोट, मुल्तान, गुजरात और गोलकुंडा के प्रांत भी इसके लिए क्या थे? मशहूर थे, बहुत फेमस थे बनाने के लिए। राजस्थान एवं गुजरात में निर्मित जामदार छुरे, धनुष तथा तीरों की बहुत डिमांड हुआ करती थी। यहाँ पर एक कवच भी है, कवच दिखाया गया है। मतलब जब युद्ध में जाते थे तो ये लोहे का कवच क्या है, सैनिक और जो राजा महाराजा हैं सारे ये कवच पहनते थे ताकि जो तीर हैं वो इन पर क्या है अंदर शरीर में चुभे ना। आगे है सियालकोट और मेवाड़ की तोड़ेदार बंदूक सर्वोत्तम होती थी। तो सियालकोट और मेवाड़ की जो तोड़ेदार बंदूक है वो बहुत फेमस मतलब सर्वोत्तम होती थी। तोड़ेदार बंदूकों के अलावा लोहे का उपयोग सब प्रकार के कवच, ढाल, हथियार, बंदूक तथा तोप के गोली आदि में होता था। आगे है चिकित्सा एवं खगोल शास्त्र। तो उस समय चिकित्सा और खगोल शास्त्र किस प्रकार थी? तो सल्तनत काल में आयुर्विज्ञान तथा खगोल विद्या जैसे कुछ विषयों में अनुसंधान हेतु सुल्तानों तथा अमीरों का संरक्षण प्राप्त था। वे इस कार्य के लिए प्रोत्साहन देते थे। बर्नी ने अपनी किताब तारीख फिरोज शाही में चिकित्सकों और खगोल शास्त्रियों की एक लंबी तालिका प्रस्तुत की है। बदरुद्दीन, मौलाना सदरुद्दीन और अजीमुद्दीन मध्यकालीन युग के प्रसिद्ध चिकित्सक थे। तो मध्यकालीन भारत के प्रमुख चिकित्सकों में नाम पूछा जाए तो मौलाना बदरुद्दीन, मौलाना सदरुद्दीन और अजीमुद्दीन मध्यकालीन या सल्तनत टाइम के प्रसिद्ध चिकित्सक थे। मच्छेंद्र जो है प्रसिद्ध वैद्य थे। मच्छेंद्र को क्या थे? प्रसिद्ध वैद्य थे। और जोग जो है मशहूर शल्य चिकित्सक थे। तो यहाँ पर कई नाम मिलते हैं और वो इम्पोर्टेंट है। जैसे चिकित्सक में देखें तो मौलाना बदरुद्दीन, मौलाना सदरुद्दीन और अजीमुद्दीन। इसके अलावा वैद्य की बात करें, वैद्य मतलब डॉक्टर, तो मच्छेंद्र नाम का काफ़ी फेमस डॉक्टर थे। और एक शल्य चिकित्सा जो करते थे वो जोग काफ़ी फेमस थे। मध्यकाल में ऐसे प्रमाण मिलते हैं जिनसे पता चलता है कि देश में अनेक जर्राह मीन्स होता है शल्य चिकित्सा। तो जर्राह का मतलब है शल्य चिकित्सक थे। वे केवल शल्य चिकित्सा यानी ऑपरेशन ही नहीं करते थे बल्कि कृत्रिम अंग भी लगा सकते थे। तो यहाँ पर शल्य चिकित्सा मतलब ऑपरेशन, चीड़ फाड़ करना, ये सारा काम ये लोग ही करते थे।
भी काट कर पथरी निकाल देते थे, मोतिया बिंद को समाप्त कर डालते थे। तो उस समय भी जो हमारी डॉक्टरी थी वो काफ़ी अच्छी, मोतियाबंद समाप्त होता था, पथरी निकाल लिया करते थे। आगे देखते हैं, कृषि की बात करें तो देश की आबादी में ज़्यादातर लोग किसान थे। वे कड़ी मेहनत करते थे। देश के विभिन्न भागों में आए दिन अकाल पड़ने और युद्ध होने से किसानों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। उस समय किसानों का जीवन स्तर जो है ऊंचा नहीं था। गांव के अधिकारी कभी कभी अपने पद का दुरुपयोग करते थे और साधारण किसानों को अपने हिस्से की भी मालगुजारी यानी राजस्व अदा करने के लिए मजबूर किया करते थे। व्यापार और उद्योग की बात करें तो मुस्लिम विजय ने देश के उद्योग तथा वाणिज्य व्यापार में बाधा नहीं डाली। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है, बाधा बिल्कुल नहीं डाली। गांव तथा शहरों के कारीगरों एवं शिल्पियों ने अपने पुराने पेशे को बरकरार रखा। उन्होंने औजार को भी उनके औजार भी वही थे। कुछ विशेष प्रकार के नए काम करने वाले कारीगर वर्ग भी उत्पन्न होते हैं, जैसे बर्तन पर कलाई करने वाले, घोड़े की नाल व रकाब बनाने वाले, कागज बनाने वाले इत्यादि। तो यहाँ पर क्या है, जब मुस्लिम इंडिया आते हैं तो उन्होंने उद्योगों पर किसी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं डाला, बल्कि जो उद्योग धंधे चलते थे वो चलते रहे। साथ ही कुछ नए ऐड हो गए, जैसे कागज बनाना हो गया, रकाब बनाना, घोड़े की नाल बनाना, कलाई करना बर्तनों पर, घोड़ और इत्यादि। आगे देखते हैं, इसके अतिरिक्त कई शाही कारखाने भी थे जो फारस देश की तकनीक के अनुसार दिल्ली के सुल्तानों द्वारा स्थापित किए गए। इन कारखानों में राज्य परिवार तथा दरबारी लोगों की ज़रूरतों की चीज़ें बनाई जाती थी। अब यहाँ पर ये लोग आए तो इनको अपने जो चीज़ें ये लोग पहले से इस्तेमाल करते थे तो वो सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पर ही क्या है डेवलप की और उन्होंने इस्तेमाल किया। मुद्रा के क्षेत्र में भी सुधार हुआ। सुल्तानों ने चांदी के टंके और तांबे के जीतल नामक मुद्राएं चलाई। चांदी का टंका और तांबे का जीतल, इसी के साथ व्यापार का विकास शुरू हुआ, जिसने शहर और शहरी जीवन का भी विकास हुआ। बंगाल और गुजरात के शहर अपने उत्तम कपड़ों, सोने और चांदी के लिए काम के लिए प्रसिद्ध थे। बंगाल का सोनार गांव और ढाका कच्चे रेशम और मलमल के लिए क्या हुआ करते थे, बहुत फेमस हुआ करते थे। वस्त्र निर्माण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण तकनीक परिवर्तन 13वीं और 14वीं शताब्दी में मुसलमानों द्वारा भारत में लाए चरखे द्वारा हुआ था। चरखे का चलन आरंभ होने से कपड़े के उत्पादन में बहुत सुधार हुआ। लाल सागर और फारस की खाड़ी के आसपास के देशों के साथ होने वाले व्यापार में भारतीय कपड़े की धाक पहले ही जम चुकी थी। पेड़ पौधों और खनिज स्रोतों से प्राप्त विभिन्न रंग के रंगाई का कार्य किया जाता था। इस काल में भारतीय कपड़े चीन को भी निर्यात किए जाते थे। आगे है, इस काल में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जल और थल दोनों से किया जाता था। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, भारत कुछ वस्तुओं का निर्यात करता था। इसमें चर्म व धातु से बनी वस्तुएं तथा फारसी डिजाइन आधारित गलीचे प्रमुख थे। भारत पश्चिमी एशिया से उच्च कोटि के कुछ कपड़े जैसे साटन आदि के, कांच के बर्तन, बहुमूल्य धातुएं, घोड़े तथा चीन से कच्चा रेशम और चीनी मिट्टी के बर्तन आयात मतलब हमारे देश में बाहर की चीज आना, और निर्यात हमारे देश से बाहर के देशों को माल जाना या सामान जाना, उसको निर्यात बोलते हैं। तो ये भी टर्मिनोलॉजी है, आगे देखेंगे। साथ ही जितनी भी टर्मिनोलॉजी है उसको अलग से देखने वाले हैं यहीं पर। आगे देखते हैं, यातायात देख लेते हैं। तो यातायात के लिए कौन से साधन हुआ करते थे, तो दिल्ली सल्तनत के सुदृढ़ होने से यातायात तथा संचार का विकास हुआ। उस समय आधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों का ज्ञान नहीं था। लोग परिवहन के साधनों के रूप में कुलियों, जानवरों व चक्के वाली गाड़ियों का प्रयोग करते थे। परंपरागत बैलगाड़ी का इस्तेमाल उन दिनों बहुत होता था। बैलों पर काठी के स्थान पर गद्दे रखकर माल ढोया जाता था। सवारी के लिए घोड़े, टट्टू, खच्चर और कभी कभी गधों, ऊँटों का भी इस्तेमाल किया जाता था। नदियों में नावों तथा सागर में पाल वाले जलयानों का प्रयोग किया जाता था। तो ये थे कुछ यातायात के साधन।
अब यहाँ पर शब्दावली देखते हैं। तो सूफी का अर्थ होता है भगवान की भक्ति उपासना में व्यक्तिगत प्रेम भावना पर अत्यधिक अधिक बल देने वाला मुस्लिम संत। पीर सूफी संप्रदाय के धर्म उपदेशक। जर्राह हमने पहले ही देखा था, शल्य चिकित्सा चीरफाड़ करने वाला डॉक्टर या सर्जन। जीतल जो है, जीतल तांबे का सिक्का होता था। आयात मतलब बाहर के देशों में बनी हुई वस्तुओं को अपने देश में मंगाना। मतलब आयात मतलब आना, कहाँ से, बाहर से। निर्यात मतलब अपने देश में जो चीज़ बनी है उसको बाहर भेजना, निर्यात कहलाता है। तो ये था, यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं। तो फारसी और हिंदी के कवियों के लेखकों के नाम तो यहाँ पर हो जाएगा, फारसी के फिरदौसी हो जाएगा, अलबरूनी हो जाएगा, और हिंदी कवियों में अमीर खुसरो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सल्तनत काल में बनी प्रमुख इमारतों की विशेषताएं क्या थीं? तो हमने देखा था कि मेहराब थी, गुम्बद थी और मीनारें, ये विशेषताएं। सूफी मत की शिक्षाओं का वर्णन करो, तो ये भी हमने, वो कौन कौन सी शिक्षाएं देती थी ये भी हमने देखा। भक्ति काल के प्रमुख संतों का नाम बताना है, तो हमने देखा था हमारे जो प्रमुख संत भक्ति काल के प्रमुख संत थे, तो यहाँ पर हमने देखे हाँ, कबीर हो गए, मीराबाई हो गए, गुरु नानक हो गए और चैतन्य महाप्रभु हो गए। आगे देखते हैं, सल्तनत काल में उद्योग और व्यापार, संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी। तो उद्योग हमने देख लिया था कि किस प्रकार से उद्योग करते थे। उद्योग में कौन कौन सी चीज़ें थी, तो यहाँ पर उद्योग में हमने देखा था जो उद्योग था हमारे, तो उद्योग में इन्होंने बहुत ज़्यादा इंटरफेयर नहीं किया। जो चीज़ें चल रही थी वही चीज़ें बरकरार रहीं, बल्कि एक नया वर्ग उभर के, मतलब नए उद्योग बनने स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ पर। जैसे बर्तन पर कलई करने वाले, घोड़े की नाल, रकाब बनाने वाले, कागज़ बनाने वाले। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, सल्तनत काल में कहाँ की तलवारें प्रसिद्ध थीं? तो ये बनारस की जो तलवारें थी वो फेमस थी, बनारस की। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सल्तनत कालीन प्रशासन का वर्णन करो। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले ही देखा था जो सल्तनत कालीन प्रशासन था, मतलब जो सुल्तान हुआ करता था, सब केंद्र में साम्राज्य जिसका हुआ करता था, तो सुल्तान सबसे मेन था। फिर उसके बाद प्रांतों में प्रांत बटे हुए थे जिसको इक़्तादार कहा कहते थे, उपसंभाग जिसको शिक कहा का जाता था, फिर परगना, और सबसे छोटी इकाई जो थी वो ग्राम थे। आगे है, संत एवं समाज सुधारकों ने भक्ति आंदोलन क्यों चलाया? ताकि समाज में जो है वो, उसमें जो भेदभाव होने लग गया था, हिंदू मुस्लिम दोनों में संघर्ष होने लग गया था, उसको खत्म करने के लिए, एकता की भावना डेवलप करने के लिए भी किया था। आगे, दिल्ली सल्तनत में सुल्तानों का स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। तो बिल्कुल था यहाँ पर, और क्यों था? क्योंकि वही सेना का सबसे बड़ा अधिकारी हुआ करता था। युद्ध और संधि के संबंध में वही निर्णय लेता था, न्याय भी उसी के निर्णय अंतिम हुआ करता था। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर वही डिसाइड करता था। आगे देखते हैं, तो यहाँ पर कुछ टंका और जीतल। टंका जो है चांदी का टंका, और तांबे का जीतल। इक़्तादार, का जो स्वामी होता था इक़्तादार कहलाता था। गांव का जो मेन हेड हुआ करता था उसको मुकद्दम और चौधरी कहते थे। तो यहाँ पर कुछ जोड़े हैं जो बनाने हैं। बरनी मोइजुद्दीन चिश्ती जो है सूफी संत हो गए। बरनी जो है प्रसिद्ध विद्वान हो गया। और हमने देखा था मच्छेंद्र यहाँ पर जो हैं वो वैद्य हुआ करते थे, मच्छेंद्र वैद्य हो गए। और जो जोग हैं वो शल्य चिकित्सक। तो ये कुछ कूट बन गए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अगली वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।